करीब 70% हमारी आबादी देहात में रहती है और वो भारत के खेतों में अपनी रोजगारी पाते हैं। कई किसान हैं, हमें उनका खास ध्यान देना है। अगर गरीबी हटानी है तो हमारा ध्यान देहात में किसान के खेतों में जाना है। नमस्कार, मैं शशि थरूर बोल रहा हूं, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। वेलकम भूपेश जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। बहुत 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 अच्छा हूँ सर। आजकल तो बहुत मसरूफ होंगे आप, बहुत बिजी होंगे। हमें पता है कि बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना आपकी प्राथमिकता थी। आपने सरकार बनते ही इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन इसके आपको मैं बोलवाऊंगा, लेकिन उसके पहले दो तीन दूसरे विषय अगर पहले उठा सकता हूं। छत्तीसगढ़ ने इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस के इस समय में बहुत सारी चीजें किए हैं जनता के लिए, जो मेरे ख्याल में हम सब जानना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, हम सब देखे हैं हमारे देश में कि गरीबों की बहुत बहुत बुरा है। लोगों को नेचुरली रोजगार नहीं है। जिनके पास रोजगार वो तो खो गए हैं। कई लोग अपने गांव वापस आ रहे हैं। मैं तो समझा हूं कि छत्तीसगढ़ अगर महात्मा गांधी का मनरेगा प्रोग्राम, जो नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम है, उसमें आपके प्रदेश सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट किए हैं मनरेगा में। मेरे ख्याल में सारे आंकड़े अगर देखेंगे, मैन डेज, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपसे इतने बड़े प्रदेश हैं, फिर भी आपके राज्य में सबसे ज्यादा मैन डेज और एम्प्लॉयमेंट रोजगार हो चुके मनरेगा में। आप इसके बारे में हमें जरा कुछ समझाइए कि आप मनरेगा को कैसे इस्तेमाल किए, कैसे ये कर रहे हैं, और ये सब करने में क्या आप ये कोविड के समय का जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, ये भी आप कर सकें इसी के साथ। भूपेश जी सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना के बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। कोरोना जब इस देश में आया और सबसे पहले केरल में ही पहली घटना घटी जी, और पूरे दुनिया में अभी तक के उसका कोई वैक्सीन या टेबलेट दवाई वगैरह नहीं बना है। ऐसे में इस बीच में राहुल जी का ये बयान आया था कोरोना के मामले में। तो फरवरी महीने में उनका बयान आया था राहुल जी का। उसके बाद से हम लोग भी इस मामले में लगातार चिंतन मनन कर रहे थे, यदि हमारे यहाँ आया तो हम लोग कैसे करेंगे। तो एक ही निष्कर्ष इसमें निकला है कि बचाव में ही सुरक्षा है। और जब बचाव की बात किए तो सबसे पहले सब दुनिया में सारे देशों ने इस लॉकडाउन किया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन हुआ और उसके पहले हम लोगों ने, भारत सरकार ने किया, उसके पहले ही हम लोग कर लिया। लेकिन एक बात उसमें स्पष्ट ये रहा है, लॉकडाउन करने के बाद लोगों के सुविधाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा, लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं सोचा, लोगों के रोजगार के बारे में नहीं सोचा। और जिन जिन राज्यों ने सोचा किया तो वहां वो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी जितना कई राज्यों में बिगड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोगों ने मार्च महीने में ही, जैसे 15 मार्च को पहले नहीं पता चला और 18 मार्च को ही हम पूरे 144 धारा लागू कर दी और तत्काल बाद जो आवश्यक वस्तु है, जो सब दैनंदिन जीवन में जो घरों में उपयोग होता है, उन सबकी व्यवस्था की। चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे आटा हो, दाल हो। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने इससे जो लॉकडाउन किए उस समय भी इसको खोले रखे, उसकी व्यवस्था की ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दूसरी बात है, गरीबों के लिए हम लोगों ने, हमारे छत्तीसगढ़ में 56 लाख गरीब परिवार हैं, जिसको हर महीने हम लोग 35 किलो चावल देते हैं प्रति परिवार। तो 2 महीने का चावल हम लोगों ने मुफ्त में दे दिया, एक साथ 70 किलो चावल। तो गरीब व्यक्ति को ये विश्वास हो गया, सरकार अनाज की तरफ से वो निश्चिंत हो गए। फिर
इस बीच में मनरेगा हमने बंद नहीं किया। लॉकडाउन के समय भी मनरेगा बंद नहीं था। भले मजदूर नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लोग सब सारे काम सैंक्शन करके रखे थे। और फिर मजदूरों से हमने कहा, और मैं अपने क्षेत्र से शुरू किया कि भाई ये कोविड-19 फैलने वाला नहीं है। भारत सरकार या दुनिया में फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती रही, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग। और मनरेगा के काम में जहाँ मजदूर काम करते हैं, पति पत्नी यदि काम कर रहे हैं, तो एक 10 बाय 10 के जो प्लाट है उसमें मिट्टी खोद रहे हैं, तो उसके बाद दूसरा जोड़ी वो 10 फीट के बाद रहेगा, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो वैसी हो गया है। तो मनरेगा के काम को हमने बंद नहीं किया, और आज के तारीख में 26 लाख मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। और इसके पहले भी मनरेगा मजदूर काम करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 लाख मजदूरों से कभी उसके आंकड़े बढ़े नहीं। लेकिन आज के तारीख में 26 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। तो लोगों को एक तरफ ये हुआ कि लोग काम कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो तनाव कम रहता है, दिन भर मेहनत करते हैं, आराम से घर में सोते हैं। और उसके बाद उसके जो आर्थिक जो चिंता थी वो भी दूर हो गई। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोविड-19 का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। और जब लॉकडाउन किए, अपने प्रदेश की सीमाओं को बंद किए, जिला की सीमाओं को बंद किए, गांव वाले अपनी सीमा स्वयं बंद कर दिए। न गांव में कोई अंदर जा पा रहा है, न कोई बाहर जा पा रहा है। तो इस प्रकार से कोविड-19 से हम बचे। एक भी केस नहीं था ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर में भी कुछ कुल मिलाकर 59 केस उस समय थे। तो सारे लोग स्वस्थ होके वापस घर चले गए, केवल 3 लोग बचे थे। लेकिन अभी लॉकडाउन 4 के समय में जितने श्रमिकों को आने की इजाजत दी गई, और दूसरे प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से जो लोग आए, तो उसमें फिर अभी बढ़ के आज के तारीख में करीब 152 पॉजिटिव केसेस हमारे पास हैं। बहुत अच्छा। अब मेरे ख्याल में आपका तो अग्रेसिव ये परीक्षण का प्रोग्राम है ना, टेस्टिंग। आप इसके बारे में जरा समझाइए कि दूसरे प्रदेशों में मेरे ख्याल में ये परीक्षण काफी नहीं किया हुआ है, और आपके मतलब पड़ोसी प्रदेश है, राज्य है, इनके रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको आप जितने भी टेस्ट किए हैं, मेरे ख्याल में काफी भी जिसके ऊपर आपका शक था कि शायद वो इन्फेक्टेड हो, आप उनका टेस्टिंग कर चुके हैं, ट्रेसिंग कर। इसके बारे में जरा समझाइए कैसे किया आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है, बहुत सारे महामारी दुनिया में फैला, तो कोई समुद्र के मार्ग से आया है, कोई रेल मार्ग से आया है। ये जो कोविड-19 है वो हवाई मार्ग से पहुंचा। जी, हवाई से भी। हवाई मार्ग से मतलब हवाई जहाज से आया। तो जितने विदेश से लोग आए, चीन से दुनिया में फैला, और दुनिया से फिर हिंदुस्तान में आया। तो जो लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं उन्हीं से हुआ। तो हमने सबसे पहले ये निकाला कि छत्तीसगढ़ में 1 मार्च के बाद से विदेश यात्रा करने वाले कितने लोग हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी हमने लिया, भारत सरकार से लिया, और पता चला कि हमारे यहाँ 2100 लोग, 2100 लोग विदेश से आए। सबको हमने तत्काल होम क्वारंटाइन किया और सबका सैंपल लिया। तो उसमें जो तुरंत पकड़ में आ गया और फैलने से बच गया, क्योंकि हमने होम क्वारंटाइन कर दिया। उसके पीछे अधिकारी कर्मचारी लगा दिए, थानेदार को लगा दिए, म्युनिसिपल के लोगों को लगा दिए, हेल्थ वालों को लगा दिया, और घर वालों को बता दिए कि इससे दूरी बना के रखना है। और जैसे टेस्ट आते गए, जो नेगेटिव हो गए उनको फिर खुला छोड़ दिए, और जिनको पॉजिटिव उसको हॉस्पिटल में भेज दिए। उसी प्रकार से जो मरकज के जो केसेस आए, तो उसमें भी जिससे संपर्क में आए, हम लोग सब केस हिस्ट्री लेते थे, किससे किससे मिला वो पता किए, उसको भी हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब जो मजदूर आ रहे हैं और गांव-गांव में हैं, उनको हमारे यहाँ 16,000 से अधिक हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, गांव-गांव में सेंटर बना दिया है। और जितने भी बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, सबको उन क्वारंटाइन में रख रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग है, पंचायत भवन है, मंगल भवन है, इसमें हम लोग रुकवा रहे हैं। उसे खाने पीने रहने की व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं, ताकि गांव फल न सके। अच्छी बात। एक और प्रश्न न्याय के बारे में बोलने के पहले, ये जो आपके और केंद्र के साथ जो रिलेशनशिप, हमें मालूम है कि कई प्रदेशों का ये शिकायत था कि केंद्र सरकार
ये राज्य की आय आपको नहीं दे रहे हैं, ज्यादा काम ज्यादा burden आपके ऊपर है, लेकिन खर्च के लिए केंद्र की तरफ से मदद कम मिल रही है। मुझे पता नहीं आपका अनुभव क्या है इस विषय में। कोविड-19 अभी सबको आया हुआ है, आपकी जिम्मेदारी हो गई है, लेकिन ये आपने तो बनाया नहीं ये समस्या। तो केंद्र की तरफ से आप किस किस्म के संवेदना मिली, किस किस्म के कोऑपरेशन मिली है, या वो लोग सिर्फ दूर रह के सिर्फ आपके आपके हाथ में छोड़ के भाग गए केंद्र सरकार? पहली बात यह है कि जो किट है, किट हमको मिले लेकिन सीमित मिले, और उन्होंने कहा जिसमें पूरे लक्षण हो जाएं उसी की टेस्ट करना है, मतलब आप जनरल आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने इसीलिए बचाव का रास्ता को पहले अपनाया। दूसरी बात यह है कि एडवाइजरी खूब मिला हम लोगों को कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो आदेश मिलते रहे, लेकिन आर्थिक सहायता के नाम से कोई राशि मिली नहीं। जो हम लोगों को रेगुलर जो मिलता है वो हमको मिला, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, वो सब जो राशि मिलना चाहिए वो मिला। लेकिन इस मामले में इतने बड़े जो महामारी आई है उससे लड़ने के लिए सहायता राशि नथिंग। जो नेशनल डिजास्टर के तहत जो मिलता है वो तो मिला, जो रेगुलर आता है, हर साल आता है, जो बजटेड है, लेकिन उसके अलावा कोई राशि राज्यों को नहीं मिला, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों की कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा जो आपने नहीं बताया, लेकिन मैं आपके ट्विटर में देखा हुआ था कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में प्रवेश करने वाले प्रवासी श्रमिकों, यात्री जो भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ आ रहे थे और बिना चरण पादुका के तकलीफ में थे, उनके लिए आपने बंदोबस्त किए कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उनको चप्पल चरण पादुका का वितरण किया गया है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस किस्म के कंपैशन, इस किस्म के संवेदना उनको दिखा दिए। इसकी कहानी बताइए, इसकी पैसे कहाँ से मिले, ये सब, ये कोई डोनेशन मिले, या आइडिया तो बहुत अच्छा था आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारे 7 राज्यों से घिरा हुआ है जी। एक तरफ उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और हमारे यहाँ जो मजदूर दूसरे प्रदेश में है वो तो आया ही, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के मजदूर हैं वो अपने राज्य जाना चाहते तो छत्तीसगढ़ क्रॉस करके गए। जी। चाहे वो चाहे गुजरात के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे साउथ के जितने स्टेट के हैं, वो यदि उड़ीसा जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो हमारे राज्य से होके गुजरे। और ये संख्या रोज 10 से 15,000 लोग रोज गुजरते थे। तो ऐसे में वो लोग पैदल जा रहे थे, ये बड़ी तकलीफदायक थी। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था की, उसके लिए वाहन की व्यवस्था की। हमारे सीएम जैसे आए तो उनको गाड़ी में पहले भोजन कराते थे, नाश्ता कराते थे, चाय पिलाते थे, और उसको गाड़ी में बिठा के सीमा तक के ले जाते थे। उसमें फिर बात आई, एक मैं व्हाट्सएप फेसबुक में देख रहा था, एक नौजवान लड़का जमीन में बैठा हुआ, एक व्यक्ति उसे भोजन देने के लिए कह रहा था, और उन्होंने कहा कि भैया भोजन तो मुझे कहीं भी मिल रहा है, लगातार मैं खाते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी चप्पल टूट गई है और चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं, यदि हो सके तो मुझे चप्पल दे दीजिए। और जब मैंने देखा कि हजारों लाखों लोग नंगे जो चप्पल पहन के आए थे रास्ते में टूट गए हैं और नंगे पैर चल रहे हैं, फपोले हैं, तो हमने सोचा कि इन लोगों को चप्पल जूते जरूर मिलना चाहिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के। और फिर मैंने अपील की, तो बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, जिसमें आपके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संगठन के लोगों ने भी टेंट भी लगाया, भोजन भी कराया और चप्पल जूते भी दिए। तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, मैं तो बोला था शासन की ओर से हम दें, जिला प्रशासन को मैंने कह दिया था जूता चप्पल खरीद लीजिए और उसको सब गरीबों को दीजिए, लेकिन बहुत सारे सामाजिक संगठन है वो आगे आए और 1000, 2,000, 3,000 जोड़े जूते चप्पल छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को दिए। और यहाँ मैं समझता हूँ कि देश में पहला राज्य होगा जिन्होंने जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको जूते चप्पल भी बांटे। सर, पहला राज्य ने, एक ही राज्य है जो ये किया है। बहुत बहुत अच्छा आइडिया था आपका, बिल्कुल दिल काम के हैं इस विषय पे भूपेश जी। मैं बहुत आभारी हूँ लोग के नाम पे। अच्छा, एक और चीज और उसके बाद हम
न्याय के विषय पे आना चाहेंगे, लेकिन मैं समझा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आपने बहुत पैसे, आपका जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उससे दिए हैं। इसके बारे में समझ ये पैसे कहाँ से आप इकट्ठे किए और किस किस को दे सके आप इससे, किस काम के लिए? देखिए, जो बस्तर का इलाका आपने देखा हुआ है, हाँ हाँ। और जो हमारे आदिवासी ब्लॉक हैं, वहाँ डॉक्टर पदस्थ करने पर जाते नहीं, और नक्सली क्षेत्र भी है, वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस समय फिर हम लोगों ने एक चीज देखा कि बस्तर के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल नहीं जाते, छोटी मोटी बीमारी हो जाती तब भी इलाज, जब बहुत बढ़ जाता है तब लोग जाते हैं। हाट बाजार जरूर जाते हैं, मार्केट जरूर जाते हैं, वीकली जो मार्केट है वहां जरूर जाएंगे लोग। तो हमने कहा कि हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की जाए। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, हमारे यहाँ खदाने हैं, लोहा के खदान है, कोयला खदान है, तो उसके डीएमएफ की जो पैसा है उससे उन लोगों के मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू की, और उसमें अभी लाखों लोगों का उसका लाभ हुआ है। और पहले ये पिछले साल से हमने शुरू किया, और उसका फायदा ये हुआ कि बरसात में हमारे बस्तर में उल्टी दस्त से सैकड़ों लोग की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन पिछले साल एक भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि हाट बाजार आदिवासी आते हैं, और हाट बाजार में हमारी पूरी टीम, हमने कहा जितना पैसा ले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दो, उस कीमत को दो, तो वो किसी की डेढ़ गुना, किसी की 2 गुना कीमत दिए, लेकिन वो लोग गए, और फायदा ये हुआ कि एक भी दुर्घटना हमारे बस्तर में या आदिवासी अंचलों में नहीं हुआ, मौत से बचा लिए। तो ये बड़ी उपलब्धि रही है। तो ये हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू की है, और इसे लाखों परिवार को इसका लाभ मिला है। हाट बाजार क्लिनिक योजना का नाम है। हाँ, और वो ये तो शायद डिस्ट्रिक्ट, टैक्स के हैं। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, हर अच्छा जिले में जहाँ खदाने हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है, और अच्छा उस अच्छा। राशि का उपयोग उस क्षेत्र के लोगों के हित के लिए करना है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पिछले सरकार बना रही थी, हमने कहा बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं, पहले तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस बस काम यही पे है। हमने फोकस किया। बढ़िया। तभी चलिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना पे ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप उदाहरण दिखा दे रहे हैं पूरे देश को कि इस रीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करें। मैं समझा कि आपने 10,000 रुपए हर एक एकड़ के लिए किसानों के बैंक अकाउंट पे दिए हैं, और मेरे ख्याल में आज तक में तो 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ 19 लाख किसानों दे चुके हैं। आप इस स्कीम के बारे में जरा सा हमें समझाइए। ये न्याय, छत्तीसगढ़ के न्याय कैसे चलेगा, कितने परिवार, कितने व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ, और आपका उद्देश्य किधर तक है लोगों को इस न्याय स्कीम से मदद करने के लिए, किसको किसको मदद करना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में असिंचित रकबा बहुत है, और विधानसभा के चुनाव के समय हमने राहुल जी जब आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी यदि हमारी सरकार बनती है हम किसानों की ऋण माफी करेंगे, और साथ ही साथ 2500 रुपये क्विंटल में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले जब आए थे यहाँ, और उसमें आचार संहिता लगने के पहले हमने ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी किसानों को बांटवाया राहुल जी से, और दूसरा वही जो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किए थे उसका भी चेक राहुल जी से दिलवाया था। और वही मंच है जिसमें राहुल गांधी जी ने न्याय योजना के बारे में पहली बार पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ की धरती से ये घोषणा की थी, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, यूपीए की सरकार बनती है, तो पूरे देश में न्याय योजना लागू की जाएगी। ये बात छत्तीसगढ़ में उन्होंने कही थी, और ये सौभाग्य है मेरा कि ये न्याय योजना छत्तीसगढ़ उसके प्रथम किस्त के रूप में लागू हुआ, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदी किया, तो इस साल भारत सरकार ने
पिछले साल शिथिल किया था इलेक्शन ईयर है करके। लेकिन इस साल भारत सरकार ने कहा कि हम कोई नियम में शिथिल नहीं करेंगे। यदि आप किसानों को बोनस देंगे तो आपके यहाँ से उपज के जो चावल है उसको हम एफसीआई में जमा नहीं करेंगे। तो एफसीआई में जमा नहीं करने से ये होता है कि हमें हजारों करोड़ का नुकसान होता। फिर भारत सरकार को हमने लिखित आश्वासन दिया कि हम समर्थन मूल्य में ही धान खरीदी करेंगे और इस साल 19 लाख किसानों के 83 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदे जिसकी कीमत 15,000 करोड़। और फिर विधानसभा में हमने इसको एक नया हेड बनाया और उसका नाम दिया राजीव गांधी किसान न्याय योजना। फिर मंत्रिमंडलीय समिति बनी कितनी राशि इस साल देना है तो तय किया गया कि धान और मक्का के किसानों को हमने पहले 2500 रुपये केवल धान के लिए कहा था, पैडी के लिए। लेकिन अब जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसमें न केवल धान का बल्कि मक्का और गन्ने के जो उत्पादक किसान है उसको भी देने वाले हैं। तो मक्का और धान में 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ना में प्रति एकड़ 13,000 रुपया, जो देश में सर्वाधिक है, देश में सर्वाधिक। तो हाँ, उसे 13,000 रुपया मतलब लगभग भारत सरकार के जो समर्थन मूल्य गन्ने का प्रति क्विंटल 261 रुपया है और अब जो करीब करीब पड़ रहा है वो 355 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। तो देश में सर्वाधिक गन्ना का भी और धान भी 2500 रुपये पिछले साल दिए थे, इस साल 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो देश में भी सर्वाधिक यदि कोई कीमत किसानों को मिल रहा है धान उत्पादक किसानों को तो वो छत्तीसगढ़। और कितने किसान के परिवार का मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा? तो 19 लाख किसान परिवारों को मिलेगा और इसमें 5,750 करोड़ रुपया इस साल जाएगा, जिसे प्रथम किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत दिवस के वो दिन हम 1,500 करोड़ रुपये दिए। 20 लाख जन को पहुंच गए हैं या अभी शुरू हो गया है? सबके खाते में पैसा चला गया है। और ये कब तक चलेगी ये इस योजना के लिए? मतलब आप ये 1 साल की बात है या आपके पूरे 4 साल 5 साल जो 4.5 साल बाद के? ये 5 साल के लिए हमने घोषणा पत्र में शामिल किया है और 1 साल हम पूरा दे चुके हैं, ये दूसरा साल है और आगे 3 साल भी हम देंगे। वेरी गुड। लेकिन एक बहुत जरूरी प्रश्न है, इसका पैसे आपके पास है? राज्य सरकार, राज्य की आय काफी है इसके लिए? फिस्कल इम्पैक्ट जो इकोनॉमिस्ट हर समय इसकी चिंतित हुए, आप ये सब के बारे में सोचे होंगे, हमें समझाइए, हमें आश्वास दीजिए कि कुछ डरने की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ खुद रिड में पहुंच जाएगी। देखिए 1 लाख करोड़ का बजट है और 5,700 करोड़ रुपए दे रहे हैं, मतलब 5.5% ही बजट का जा रहा है। और यदि किसानों को हमारे 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है, 19 लाख परिवारों को जाता है, लगभग हम 40% लोगों को ये राशि दे रहे हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों के अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी और ये जब बोनस नहीं दे रहे थे, आए दिन किसान आत्महत्या करते थे। सैकड़ों के हजारों किसानों ने आत्महत्या की। पिछले साल एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। सबसे बड़ा उदाहरण। ये तो बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के बजट में इतना प्रावधान तो है, 1 लाख करोड़ का बजट है जिसमें हम इतना सहायता तो किसानों को दे ही सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है, पिछले साल आपने देखा कि देश में मंदी था, पूरे देश में मंदी का असर रहा। आपने ये भी देखा है कि जितने ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, उत्पादन घट गए थे, शोरूम के शटर, बहुत सारे शोरूम के शटर गिर गए थे, उत्पादन कभी आड इवन के हिसाब से चला रहे थे, उत्पादन घटा दिया था। अकेला राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें मार्च महीने में 36% का ग्रोथ था, 36%। तो ये ग्रोथ केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में जहां गिरावट आई 11% की गिरावट पूरे हिंदुस्तान में, वहां छत्तीसगढ़ में 36% का ग्रोथ रहा। और न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप ज्वेलरी में देख लेंगे,
आप टेक्सटाइल में देख लें, चाहे आप किसी सेक्टर में छत्तीसगढ़ के देखेंगे, ग्रोथ ही रहा है। तो ये मार्केट को सुधारना है यदि, तो आप क्रेता के पास पैसा डालिए। जहां हमारे 26 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, जहां 19 लाख किसानों के खाते में पैसा गया है, और हमारे जो वनवासी हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, जिसके लघु वन उपज के लिए इस साल 90% लघु वन उपज पूरे देश का छत्तीसगढ़ से खरीदी हुआ है। केवल 10% अन्य राज्यों का है। हम अभी 90% खरीदी किए हैं लघु वन उपज में। स्व सहायता समूह के माध्यम से हमने ये खरीदी की है, और इस साल 13 लाख परिवारों को, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, ट्राइबल ब्लॉक में रहते हैं, वो 13 लाख परिवार को 2500 करोड़ रुपए जाएगा लघु वन उपज का। तो ये हम आदिवासियों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, हम मजदूरों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, और हम किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई गरीब लोग नहीं है तो आप भूल गए, जिसके बारे में, जिसके लिए कोई योजना, कोई मदद नहीं है। सबको आपने कवर किया है, या न्याय या दूसरा योजना से। जी हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। 37% बच्चे कुपोषित है। भारत सरकार के ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ। 41% महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ के लोगों को हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, तो छत्तीसगढ़ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए ये न्याय योजना हमने शुरू की है। न्याय योजना में पहले किसानों के बारे में, और 21 मई को भी जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। उसको भी न्याय पार्ट 2 के रूप में हम लागू करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसको भी हम आने वाले समय में लैंडलेस लेबर के लिए भी हम न्याय योजना लागू करेंगे। फैंटास्टिक। अच्छा, एक चीज जो सब लोग बाहर के हमारे एनजीओ के जो भाई बहन है वो कहती है कि इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग कैसे चलेगा, मतलब लोग क्या देख सकेंगे बाहर से कि आप ये कहते हैं कि ये पैसे गरीबों के हाथ में जा रहे हैं या किसानों के हाथ में जा रहे हैं? कोई सोशल ऑडिट, कोई स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन जो हो ये सब करने के, चेक करने के लिए आप किसी को इसमें शामिल होने का मौका दे रहे हैं? मैं तो मॉनिटरिंग सबको इसमें सीधी बात है। देखिए, धान खरीदी के लिए, पेडी प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, और ये अच्छा। कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारा होता है। और 1300 से अधिक हमारे सहकारी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग धान खरीदी करते हैं। सारे चीजें कंप्यूटराइज्ड, कि उस किसान का नाम क्या है, उसका खाता क्रमांक क्या है, उसके रकबा कितने हैं, कितना धान बेचा है, कितने राशि उसके खाते में गए हैं। और अब जो राजीव गांधी की किसान न्याय योजना की जो प्रथम किस्त की राशि है वो कितना गया है, वो कोई भी आके चेक कर सकता है। और एक बटन दबाने के बाद सबके खाते में पैसा चला गया है। तो कोई भी आगे जांच कर सकता है। इसमें खुला ऑफर है। और ऐसे वैसे भी बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट लेते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके बैंक अकाउंट्स में ही देते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई खिलाफ थे इस प्रोग्राम के जब आपने अनाउंस किया, आपने ये प्रोग्राम की कि हम न्याय प्रोग्राम ले आने वाले हैं? क्या विपक्ष की तरफ से या कहीं और कोई रेजिस्टेंस था, कोई ऑपोजिशन था इस विषय? देखिए, ये सब लोग मान लिए कि अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, केंद्र सरकार ने जहां 2014 में ये कानून लाया कि जो भी राज्य यदि अपने किसानों को बोनस देगी उस राज्य से हम अनाज नहीं खरीदेंगे। और ये जो नियम है इसका विरोध हम लोग किए, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ मुख्य विपक्ष वही है, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। हमने कहा चलिए प्रधानमंत्री के पास इस बात करने के लिए, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन अभी जब ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, तब भी
वो कहने की स्थिति में नहीं है। वो इतना ही कहे कि सारे पैसे एक साथ दे देना था, बस इतना ही बोल पाए, इसके अलावा कुछ नहीं बोल अच्छा, एक चीज आपने ये अनाउंसमेंट किया 21 है, हम तो अब 2-3 दिन 4-5 दिन के बाद बात कर रहे हैं। क्या दूसरे राज्य आपको देख के आपसे पूछने लगे कि हम भी ऐसे करें, कैसे कैसे कोई आपके साथ कोई संपर्क किए हैं? मैं समझना पाए। चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो ऐसे कर सका, क्यों कोई और राज्य है इसके बारे में अब तक सोच नहीं सका है? क्या प्रॉब्लम है उनकी तरफ से, या क्या आपसे कुछ कोई पूछ रहे हैं कुछ इसके बारे में? देखो, देखिए, किसान संगठन है, जरूर मुझे फोन करके बधाई दिए हैं कि आपने हाँ, ऐसे समय में साहस किया है, जब सारे जगह तनख्वाह की कटौती की जा रही, खर्चे में कटौती की जा रही है, उस समय आपने दिया है। तो ये देखिए, राजीव जी कहते थे कि 70% लोग गांव में रहते हैं, और जब तक कि गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा। हमारे राहुल जी ये कहते हैं कि ये अमीरी गरीबी के जो अंतर है उसे मिटाना होगा, न्याय गरीबों के साथ करना होगा। तो ये उस दिशा में कदम उठाया गया कदम है। और मैं समझता हूँ कि यदि अर्थव्यवस्था अब देश में जो कोविड के कारण से जो परिस्थिति बनी है, तो जब तक के गरीबों, मजदूरों के, किसानों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे, उसकी क्रय शक्ति नहीं होगी, तो न मार्केट चल पाएगा, न उद्योग के पहिए घूम पाएंगे। तो हम्म। यदि यदि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी में लाना है, तो इन वर्गों के जेब में पैसा होना चाहिए। अच्छी बात है। तो आपके ख्याल में ये जो आप कर रहे हैं, दूसरे राज्यों भी कर सकते हैं? अगर इसको भारत सरकार को आपसे अपनाना है चाहिए। तो आप सिखाने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार को अपनाना चाहिए इस बात को। बिल्कुल। एक अंत प्रश्न, मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत समय दिया और हम बहुत आभारी हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के, आपको पता है, काफी प्रोफेशनल्स हैं, छत्तीसगढ़ में भी हमारे एक्टिव एक्टर्स हैं। हम लोग आपको और आपके जो इतनी कड़ी मेहनत की है आपने, ये कोरोना वायरस के खिलाफ, ये कोविड के खिलाफ, और आप जो कुछ कर रहे हैं न्याय, दूसरे सारे सारे फील्ड में जो आप कर रहे हैं, इसमें आपको हम कैसे मदद दे सकेंगे? ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से आपकी सफलता में हम क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, यहाँ तक के प्रोफेशनल कांग्रेस की बात है, और बहुत सारे लोग हैं जो बिना बताए काम किए हैं। बहुत आज छत्तीसगढ़ में हम कोरोना से लड़ पा रहे हैं, तो केवल हम सरकार के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सामाजिक संगठन है, बहुत सारे और संगठन है, हमारे यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के लोग, सारे लोग, महिला कांग्रेस के लोग, और सामाजिक संगठन है, सब लोग मिल के लड़े हैं। सब हम यहाँ इस स्थिति में खड़े हैं, और आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी। अभी प्रोफेशनल कांग्रेस ने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था, उसमें बढ़िया काम किए, हजारों लोगों को रोज खाना खिला रहे थे, रोज उनकी सहायता कर रहे थे। तो इसी प्रकार से योग मिलता रहे, और हमारे जितने उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उन लोगों ने भी खुल के योगदान दिया है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने का काम करें, ताकि समाज आज कोविड से लड़ने में सफल हो। और साथ ही फरूख साहब, आप तो वैसे भी पिछले समय जब रायपुर आए थे, बहुत सारे लोग आपको सुनने आए थे, तो आपका मार्गदर्शन, सहयोग और सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। तो उसके लिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भूपेश जी, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब तो जनता के साथ है और हम आपके साथ भी हैं भूपेश जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।